औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शाहजी और मैं हूं सैयद जहाद अली शाह। नाज़रीन, ये है हमारा एपिसोड नंबर 13 और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एबटाबाद का मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा ठंडा और पेपर्स वगैरह भी हो चुके हैं। अभी नए एडमिशन्स वगैरह भी होने हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें एक ऐसी गाइडलाइन चाहिए कि हम जिससे आगे अपने फ्यूचर में अपने लिए बेहतर एक करियर चूज़ कर सकें या हम अपने फ्यूचर में एक बेहतर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकें, तो उसके लिए कोई ऐसी शख्सियत बुलाएँ। तो इस मुझे इस टॉपिक के लिए सबसे अच्छी जो शख्सियत नज़र आई और सबसे बेहतरीन, सबसे वैलिड जो शख्सियत नज़र आई, वो नज़र आई अस्ट यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं आज, अब्दुल हसीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुझे भी खुशी हुई कि आज मैं आके इस अहम टॉपिक पे आपसे बात कर सकूँ जिससे तलबा की रहनुमाई हो सके। जज़ाकल्लाह सर। सबसे पहले मेरे नाज़रीन ये बात जानना चाहेंगे कि अब्दुल हसीब साहब कौन है? आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन वग़ैरह थोड़ा-सा सर अपने बारे में बताइएगा। सर मैं करंटली एज़ अ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सर्व कर रहा हूँ। अपना सफ़र जो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं क्लास 8 में था तो हमारी विंटर वेकेशंस हुई जो आजकल एबटाबाद में चल रही हैं। इसी तरह की विंटर वेकेशंस थी तो घर से मुझे कहा गया कि आप कोई ऐसा स्किल सीखें, ऐसा काम करें जो आपको आगे करियर में आपके लिए कारआमद हो। तो मेरे चाचू थे, उनके एक लैब थी, तो उनके साथ फिर मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से फिर रूटीन की जो उनकी लैब टेस्टिंग होती थी, इन चीज़ों को देखते-देखते फिर मेरे अंदर ये एक इंटरेस्ट बढ़ा कि मैंने मेडिकल फील्ड में जाके और स्पेशली डायग्नोस्टिक की एक जो फील्ड है, इसमें जाके सर्व करने। तो वहाँ से फिर साथ-साथ पार्ट टाइम उधर जाते थे जब स्कूल से वापसी होती थी और फिर एफएससी में मैंने एडमिशन भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर दिया। तो एफएससी से फिर ये सफ़र स्टार्ट हुआ, फिर आगे ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया और पीएचडी तक पहुँच गए और अब तो एज़ अ लेक्चरर मैं अभी तक यहाँ पे सर्व भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपका आपका जो पेशा है, आप जिस फ़ील्ड से मुंसलिक हैं, ज़ाहिर है डेली आप तलबा से मिलते हैं। आज के तलबा का सबसे बड़ा मसला आज के स्टूडेंट्स का क्या देखते हैं आप? शाह साहब, आज के तलबा में सबसे बड़ा मसला जो है वो कन्फ्यूजन है। आज का तालिब इल्म बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। मार्क्स तो वो बहुत अच्छे लेके आते हैं। हमारे पास 90% 95% मार्क्स के साथ भी बच्चे आते हैं। लेकिन वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता होता कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। तो प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होती, वो खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन अगर उनकी ख़त्म हो जाए और उनके पास प्रॉपर डायरेक्शन हो तो मेरे ख़्याल में वो बहुत आगे जा सकते हैं और अपनी लाइफ़ में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा सर, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि तलबा जो हैं वो मार्क्स तो बहुत अच्छे लेके आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। तो एफएससी पास आउट जिस टाइम एक स्टूडेंट करता है, तो उसको सबसे बड़ा मसला क्या दरपेश होता है? जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे बच्चे जो एफएससी को पास आउट करके आते हैं तो उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती, उनको अपनी सलाहियत, अपने स्किल्स का नहीं पता होता कि मैं हमेशा अपने जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनसे भी यही कहता होता हूँ ये और इसके अलावा भी जो मशवरे के लिए भी आते हैं कि आप अपने स्किल्स को पहचानें। आपके अंदर अल्लाह पाक ने हर बंदे के अंदर एक स्पेशल किस्म के स्किल्स रखे होते हैं। कोई आईटी में एक्सपर्ट होता है, कोई मेडिकल की फील्ड में एक्सपर्ट होता है, कोई फिज़िसिस्ट होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है। तो अपने उन स्किल्स को देख के उस हिसाब से अपनी फील्ड और अपनी फ्यूचर को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसमें आपने कहा कि वो अपने स्किल्स को पहचाने, अपने स्किल्स को किस तरह से पहचान सकते हैं? कोई एक टिप हमारे कैमरे की वसअत से अम, अगर आप दे सकें तो? अक्सर आपने देखा होगा शाह साहब, आप जब बच्चे आपके बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो घर में, एक मैं बिल्कुल नॉर्मल सी एग्जांपल दे रहा हूँ हुँ, हुँ। कि रेडियो छोटा-सा उठा लेते हैं, कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल उठा लेते हैं, कोई गाड़ी उठा लेते हैं, तो वो उनकी रिपेयरिंग और इन चीज़ों में लग जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल। हमें इससे समझ जाना चाहिए कि वो बच्चे किसी फ्यूचर का इंजीनियर है। मैकेनिकल, हाँ, इस तरह की फील्ड में जाना चाह रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी मेडिकल और इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले इंटरेस्टेड रहे होते होते हैं, हैं। बिल्कुल। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह की बहुत सी साइंस होते हैं जिससे पेरेंट्स को भी पता चल जाता है, बच्चे को खुद भी पता चलता है कि वो किस तरफ जा रहा है और किस तरफ जाना चाहिए। और ये फिर साथ-साथ पेरेंट्स अक्सर पूछते भी रहते हैं, उनके टीचर्स पूछते रहते हैं कि बच्चे ने फ्यूचर में क्या करना है। तो अब इस तरह का बच्चा जो इन मैकेनिकल चीज़ों में एक्सपर्ट होगा तो वो कहेगा मैं पायलट बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, वो साथ-साथ अपना इंटरेस्ट बताता भी है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं बच्चे जो कहते हैं कि हमने डॉक्टर्स बनने,
तो मीन्स कि उनका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मेडिकल की तरफ है। तो इस तरह काफ़ी ऐसे साइंस होते हैं जिससे आप ये इस अपनी ये सालियत आपको को हेल्प जान आउट हो सकते हैं। सकती जी। है, बिल्कुल। अच्छा सर, करियर के इंतखाब में जिस टाइम एफएससी हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हमने देखे हैं कि जो मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में करेंगे, एफएससी जो है वो मेडिकल में करेंगे और आगे जाके वो इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये सबसे बड़ी गलती की जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शाह साहब, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज़ किया है। मैंने जैसे ही पहले भी कहा था कि डायरेक्शन नहीं है, तलबा बिल्कुल, कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा। तो वो कन्फ्यूजन यही है कि मैट्रिक उन्होंने साइंस में की है, एफएससी इंजीनियरिंग में कर रहे हैं और इसी तरह फिर आगे प्री मेडिकल में जा रहे हैं, तो डिफरेंट फील्ड्स में जब जा रहे हैं, तो वो ग्रिप भी अपनी ख़त्म कर रहे हैं और उसका कोई फ्यूचर भी उस तरह नहीं है। तो जब एक ही फील्ड के अंदर रह के जिसके अंदर उनकी कमांड है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही फील्ड में रह के जब वो मेहनत करेंगे, तो उसमें उनका एक ब्राइट फ्यूचर उनके लिए आगे वेट कर रहा है। तो अपनी कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है और अपनी डायरेक्शन को स्टार्ट से एक अच्छी और दुरुस्त सिमत में लेके जाना है। तो फिर इसमें आपकी कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूरी होगी। बिल्कुल इसी से यानी आप अगर गंदम बोएँगे तो गंदम निकलेगी और ऐसा ही है, चावल बोएँगे तो एग्ज़ैक्टली ऐसा चावल ही है। निकलेगा। अब का काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मेरे जानने वाले भी हैं, तलबा से हट के प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी, जिन्होंने अपनी फ़ील्ड को चेंज किया या अपनी फ़ील्ड से हटे, इस तरह एक डिग्री एक फ़ील्ड के अंदर की, फिर नेक्स्ट डिग्री किसी और फ़ील्ड के अंदर की, तो वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर अभी खड़े हैं आगे, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जो प्रोफ़ेशनल, वो बंदा प्रोफ़ेशनल जिसने अपनी एक फ़ील्ड के अंदर अपनी सारी एजुकेशन को कंप्लीट किया और वही स्किल्स उसी फ़ील्ड से रिलेटेड लिए, मार्केट में इंटर्नशिप की या जो भी एक एक्सपीरियंस अपना गेन किया, वो एक ही फ़ील्ड के अंदर है। और उसके मुकाबले में जब आप जाएँगे, जो मल्टी डायरेक्शनल होंगे, तो आपके मुकाबले में ज़ाहिर-सी बात है जो एम्प्लॉयर होगा वो दूसरे स्किल वाले बंदे को ही प्रेफ़र करेगा कि जो उसके काम आ सकता है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो इसलिए आपको ये जो आपके नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के डिसीजंस होते हैं, तो उनको करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप किस फ़ील्ड में जाते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है और आपकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि बाद में इन चीज़ों से बचा जा सके। बिल्कुल सर, ये इस पे आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की। यकीनन अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस चीज़ को अपनाएँगे तो यकीनन उनके लिए फ़ायदा होगा। इस सब किसी में सर ज़ाहिर है वालिदैन होते हैं, उनकी ख़्वाहिश होती है। बाप है वो कह रहा है मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, माँ है वो कहती है मेरा जो बेटा है वो डॉक्टर बनेगा। जो मामू, ताया, चाचा हर एक ने अपनी एक ख़्वाहिश जो है एक स्टूडेंट पे जो है वो रखी हुई होती है कि ये बनेगा। इस सब किसी में स्टूडेंट कहाँ जाए और ये वालिदैन का जो दबाव है, इस पे क्या कहेंगे आप? शाह साहब, आपके क्वेश्चन पे आने से पहले मैं खुद अपनी एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूँगा ज़रूर सर। कि जब मैं बड़ा हो रहा था और मैट्रिक या एफएससी इस टाइम में था, तो मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में चला जाऊँ। आर्मी के अंदर कोई ऑफ़िसर हूँ और इस तरह वो आर्मी में देखना चाहते थे। कमीशन, ठीक हो गया। तो मैंने एक कमीशन दिया भी था, आईएसएसबी के एग्ज़ाम तक मैं गया था, लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई थी, ट्राई की थी मैंने भी। लेकिन क्योंकि देखिए बात वहीं पे मिज़ाज पे आ जाती है कि मेरा मिज़ाज वो नहीं था। मैंने बिल्कुल, कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो सकी मेरी, उस फाइनल उसमें मैंने नहीं हो सका फाइनल। तो अब मेरा मिज़ाज किसी और तरफ था, मेरी इंटरेस्ट किसी और तरफ थी और लाइफ़ मुझे फिर उसी तरफ ही लेके गई है। तो वालिदैन को अपनी ख्वाहिश ज़रूर रखनी चाहिए, जो वो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के स्किल्स को भी देखना चाहिए कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, बच्चे की डिमांड क्या है, उसके अंदर जो स्पार्क है वो क्या है, उसको भी रीड आउट करना चाहिए। तो जब आप मुसल्लत कर देंगे तो आगे फिर नाकामी है, मतलब अनफॉर्च्यूनेटली, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। बच्चा फिर वो अपनी फ़ील्ड में उस तरह आगे नहीं जा सकता जो आप उस पे मुसल्लत करते हैं। तो बच्चे को भी देखें, आप अपने इंटरेस्ट को भी देखें, लेकिन फ़ील्ड वही सिलेक्ट करें जिसका स्पार्क बच्चे के अंदर मौजूद है। बिल्कुल एक ज़ाहिर है जो बच्चा है वो भी स्टूडेंट है, वो भी इंसान है। ऐसा ही है, बेशक अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, आपने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं है ऐसा कि ही है। आप उसको कहें कि 3 दिन के लिए इंजीनियर बन जाओ, 3 दिन के लिए डॉक्टर बन जाओ, तो एग्ज़ैक्टली, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये तो थी जर्नी जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनकी। वो आगे आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, क्या उनका करियर ख़त्म हो जाता है? नहीं, शाह साहब, ऐसा तो नहीं है, करियर तो कभी भी ख़त्म नहीं होता आपका। करियर आपके पास रहता है, क्योंकि अभी अ, आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 45% की है। ये बिल्कुल ऐसे मतलब ही है। बिल्कुल मिनिमम है। किसी भी प्रोग्राम में आप जाएँ, सिवाय चंद कोई प्रोफ़ेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनकी 60% है ओवरऑल मार्क्स की। तो 45% मार्क्स लेके आप अपनी किसी भी फ़ील्ड में आगे जा सकते हैं। तो जो बच्चा 45% मार्क्स लेके पास हो जाता है और
आगे अपनी फील्ड को वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग नहीं होगा लेकिन अपनी उस फील्ड में जा सकेगा, और उसमें ये है कि एक शर्त है कि मेहनत, अगर वो मेहनत करेगा तो वो आसानी से उसको पास आउट करके आगे अपनी प्रोफेशन में जाके सर्व कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। इसमें हमारे कैमरे की वसातत से जो स्टूडेंट्स मायूस हैं, जो कंफ्यूज हैं, उनको कोई मोटिवेशन देना चाहते हो? देखें, मायूसी तो कुफर है, कुफर मायूस है आपको नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। आप अपनी फील्ड के अंदर जाएं और मेहनत करें, और अपना जो आपकी दोस्ती है, जो आपका इंटरेक्शन है, जो आपकी कंपनी है, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रखें जो आपके क्लास के या आपके उस सेशन के टॉप स्टूडेंट्स हों, जिन जो मेहनत करते हों, जो ज़हीन भी हों। ज़हीन सारे ही होते हैं, बस जो ज़्यादा मेहनत करता है तो वो पॉलिश हो जाता पॉलिश है। हो जाता है। तो आप उनके साथ बैठें, उनके साथ उठें, उनकी रूटीन को देखें, जहाँ से समझ नहीं आ रही उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें। तो इसमें ये है कि आप अपनी फील्ड में आगे निकल सकते हैं। गैदरिंग जितनी अच्छी होगी उतना बिल्कुल वो ऐसे अच्छे ही है। होंगे। तो सर, जब एफएससी पास आउट हो जाती है, हर बच्चा यूनिवर्सिटी की तरफ भागता है। कुछ को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ज़ाहिर है हर एक के पेरेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस सब किसी में अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले, तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करना बेहतर है या फिर गैप ईयर लेना बेहतर है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं ले रही? एबटाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। आप एबटाबाद यूनिवर्सिटी आएँ, एबटाबाद यूनिवर्सिटी आपको वेलकम करती है। और फिर भी अगर आप ये कहते हैं अगर कि कुछ बच्चे रह जाते हैं, तो क्यों उनको ब्रेक नहीं लेना चाहिए, उनको जाना चाहिए वहाँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं। अगर जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो उनको वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं। तो मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि एबटाबाद यूनिवर्सिटी जो अस्ट है, वो जी, जी। उनको वेलकम करती है। जी। तो एबटाबाद यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है कि वो किस तरह के स्टूडेंट्स को, या वो हर तरह के स्टूडेंट्स को वेलकम करती है? देखिए शाह साहब, जब मैंने आपको जो चीज़ बताई कि 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी ने सेट किया हुआ है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ उसी को ही फ़ॉलो करती हैं, एचईसी बिल्कुल। के जो क्राइटेरिया उसी को फ़ॉलो करती हैं। तो जब 45% मार्क्स बच्चा ले लेता है तो वो एलिजिबल हो जाता है अपनी नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए। तो उसके बाद वो हमारे पास एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और जब वो अप्लाई करेगा तो हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। और इंशाल्लाह हम पहले भी जो हमारे बच्चे हैं उन पे भी बहुत इस पे मेहनत करते हैं आगे, ताकि वो अपनी फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में, अपने करियर में आगे जा सकें और अच्छा नाम कमा सकें। तो जो बच्चे इंशाल्लाह नए भी आने वाले हैं तो उनको भी मोस्ट वेलकम कहते हैं, और इंशाल्लाह हम उनके साथ भी उसी तरह ही मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह जी, अस्ट यूनिवर्सिटी आपकी मुंतज़िर है। और अगर बिल्कुल आपके करीब है, सबसे करीब एबटाबाद में 10 सबसे मिनट के फासले करीब पे। जी। आपको जो है वो अस्ट यूनिवर्सिटी मिल रही है। अब अगर आप हवेलियाँ एबटाबाद फिरोजाबाद से बैठ के हमें देख रहे हैं, तो आपको अस्ट यूनिवर्सिटी वेलकम भी कहती है। और यकीनन जिस तरह आसिफ साहब ने बताया कि अस्ट यूनिवर्सिटी आपके ऊपर उतनी मेहनत करेगी जितनी एक प्राइवेट अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी आपके ऊपर मेहनत अच्छा, करती मैं है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता जी जी हूँ कि सर। हमारे पास लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा बलूचिस्तान, क्वेटा, कराची, पंजाब के जो इलाके हैं बहुत सारे, मतलब पंजाब के तमाम इलाकों से तकरीबन, हम्म। और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, और ये तमाम जितने भी एरियाज़ हैं, इन तमाम एरियाज़ के स्टूडेंट हमारे पास इधर एनरोल हैं अभी, जो स्टडी कर रहे हैं। हॉस्टलाइज़ हैं हमारे पास इधर। तो ये सिर्फ़ लोकल्स के लिए ही नहीं है, जो एबटाबाद के बाहर से भी लोग अगर देख रहे हैं और वो एबटाबाद यूनिवर्सिटी को अपना नेक्स्ट फ्यूचर डेस्टिनी समझते हैं कि उनको इधर आना चाहिए, तो उनको हम वेलकम करते हैं। और इधर हॉस्टल भी मौजूद हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, और हम उनको वेलकम कहते हैं। यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल भी उधर एस्टेब्लिश है और वो चल रहा है। बिल्कुल, मैं खुद ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो पंजाब से हैं या फिर किसी और सिटी या प्रोविंस से हैं, वो एबटाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। सर, आपकी यूनिवर्सिटी पे ही हैं, तो थोड़ा-सा ये बताइएगा कि अस्ट यूनिवर्सिटी इस टाइम जो अपकमिंग अभी एडमिशन्स आ रहे हैं, उसमें कौन-कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं? वो भी हमारे कैमरे की वसात से बता शाह दीजिए। साहब, एबटाबाद यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है फॉल 2026 की, जी, वो जी। लगा दी है, और हमारे एडमिशन अभी ओपन है, वेबसाइट पे भी वो अच्छा, अवेलेबल है। सॉरी आपकी बात कटेगी। सबसे पहले लास्ट डेट बता दें, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो सबसे पहली चीज़ देखती है लास्ट डेट, उसके बाद चीज़ें देखती है। अभी हमारी जो लास्ट डेट है, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 20 फेब है, लेकिन ये एक्सटेंड भी होगी। खैर है ठीक अभी, हो गया। क्योंकि अगर कुछ बच्चे हैं जो नहीं ले सकते हैं, तो हम उसके लिए एक एक्सटेंशन उनको दे देंगे। लेकिन अभी जो है वो चल रहे हैं, एडमिशन ओपन है। आप लोग अपनी जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम हम उनको कहते हैं।
पहुँच जाए। ठीक है। सर प्रोग्राम्स के बारे में काइंडली बता दीजिएगा। प्रोग्राम्स तकरीबन हमारे पास साइंस के सारे प्रोग्राम्स हैं। जिस तरह मेरा अगर ताल्लुक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से है तो बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, डीपीटी है, फॉर्म डी है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है हमारे पास। उसके अलावा ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अलावा साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट साइंसेज़ है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हमारे पास आईटी वेबसाइट पे आईटी में हैं। आप क्या आईटी ऑफर भी, कर जी, रहे जी। हैं? आईटी में हमारे पास बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो वो भी बड़ा एस्टेब्लिश हमारा डिपार्टमेंट है और आजकल की मार्केट की ज़रूरत भी है वो। बिल्कुल जी, अस्ट यूनिवर्सिटी आपकी खिदमत के लिए पेश है। आप ज़रूर एनरोल करें। 20 फ़ेब जो है उसकी लास्ट डेट है और उससे आगे भी जो है आपको मौका मिल सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जितने जल्दी हो सकता है अपना एडमिशन करवाएँ, एग्ज़ैक्टली। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या ट्रेंड देखकर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ठीक है? तलबा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक़्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मैं पहले इसी का जवाब दूँगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ट्रेंड देख के आप आपको देखना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट में जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज अगर आप किसी सब्जेक्ट में एनरोल हो रहे हैं तो जब आप ग्रेजुएट होंगे 4 साल बाद, तो उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा? मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगी, बिल्कुल। तो आपको वो उसको लाज़मी देखना चाहिए। और सेकंड स्टोरी में सेकंड सेकंड क्वेश्चन पार्ट, सर हमारा ये था कि तलबा जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती यही कन्फ्यूजन होती है, या अक्सर ये होता है कि जो हमारे पास तलबा आए भी होते हैं, एनरोल हो जाते हैं जो, कुछ कह रहे होते हैं जी हमने माइग्रेशन करनी है, मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जाना है, कोई कहता है जी मैंने साइकोलॉजी जाना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का बताते हैं। और इस तरह किसी और डिपार्टमेंट में अगर होते हैं तो वो उधर से माइग्रेट हो रहे होते हैं। हमारे पास अक्सर आते हैं जी आपके पास सीट अवेलेबल है, हमने तो एमएलटी डिपार्टमेंट में आना है, और उधर हमने पहले एडमिशन ले लिया था, हमें पता नहीं था। और फिर हम अक्सर क्रॉस क्वेश्चन कर लें या पूछ लें उनसे कि आपने इस चीज़ को पहले क्यों नहीं सोचा? पहले आप हमारे पास क्यों नहीं आए जब एडमिशन हमने अनाउंस किए थे? तो ये कहते हैं जी मेरा दोस्त फलाँ था, उसने उधर एडमिशन लिया तो उसके साथ ले लिया। तो वो दोस्तों को देख के, कोई अपनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो फीमेल स्टूडेंट्स को देख के कि वो उधर है तो मैं भी उधर चले जाऊँ। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हर बंदे का एक अपना स्पार्क है। एक बिल्कुल। अपने अंदर उसकी एक स्किल्स अल्लाह ने रखी हुई है नेचुरल, आप उनको पहचानें और उसके मुताबिक फिर अपना जो फ्यूचर का डिसीजन है वो करें। बिल्कुल। ये तो एक कुदरत का तकाज़ा है कि मेल और फीमेल जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों को देख के सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, मेल और फीमेल देख के सब्जेक्ट सेलेक्ट करना कि वो फीमेल वहाँ पे आई या वो मेरा दोस्त वहाँ पे है। तो आप अपनी एबिलिटी को पहचानें, अपने अंदर पहचानें कि आप क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और आपका फ्यूचर किस चीज़ में सिक्योर है। तो रिकमेंड यही है कि आप उसमें एडमिशन लें। सर वो सब्जेक्ट कौन-से हैं जिनका पाकिस्तान में भी स्कोप है और आउट ऑफ कंट्री भी स्कोप है? शाह साहब, स्कोप तो हर सब्जेक्ट का है, जितनी भी फील्ड्स हैं वो मतलब अपनी जगह पे वर्थ रखती हैं। तो बात वही है कि आपके अंदर किस चीज़ का स्किल्स है और आपने अपनी फील्ड के अंदर कितनी मेहनत की है। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छी मेहनत करते हैं, आपके स्किल्स अच्छे पॉलिश हुए हुए हैं, आपने मतलब अपनी फील्ड के अंदर वर्कआउट अपने ऊपर अच्छा किया हुआ है, तो मार्केट आपको खुद उठा के लेके जाती है। बिल्कुल। अगर आप अपनी फील्ड के अंदर स्किल्स अच्छे नहीं रखते हैं या अपने अपने ऊपर अच्छा काम नहीं किया हुआ, तो आप बेशक दर-दर की ठोकरें भी खाएँ तो नहीं मिलता। पाकिस्तान में या बाहर जहाँ भी आप जाएँ, इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप में कुछ है तो इंडस्ट्री आपको खुद पिक करके लेके जाती है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, अभी जो एमएलटी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, अभी कोई कनाडा में बैठा है, कोई सऊदी अरेबिया में है, कोई दुबई में है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सर्व कर रहे हैं। तो जिन बच्चों के अंदर स्किल्स थे, क्यों क्लास में 50 क्लास की एक बैच होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स स्टार्ट में छोड़ जाते हैं, कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 40-35 स्टूडेंट्स हमारे पास इतने बच जाते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं। तो उन 35-40 स्टूडेंट्स में से अभी कुछ बचे हर बैच के ऐसे हैं कि वो बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी जगहों पे कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी लैब्स में सर्व कर रहे हैं, आईडीसी में, चुगताई में, आगा खान में, जो एक अच्छे नाम है, वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो उनमें से अगर वो बच्चे आगे निकले हैं तो वो एक बेंच फेलो थे, एक जगह बैठ के उन्होंने पढ़ा, एक ही अदारे से पढ़ा। तो जिन बच्चों ने अपने स्किल्स पे
अपनी इन चीज़ों पे मेहनत की, अपनी फ़ील्ड के अंदर थोड़ा-सा आगे बढ़े, समझा उसको, तो वो लोग आगे निकल गए। और जो बच्चे थोड़ा-सा उस वक़्त लेज़ी रह गए, तो वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कोई भी फ़ील्ड है उसमें अगर आप मेहनत करेंगे, अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, तो मार्केट आपको फंड देगी। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा पढ़ना आपको। पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, आप स्किल्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ-साथ जो है वो स्किल्स किस हद तक जो है वो तलबा में डिस्कवर करती है? शाह साहब, यूनिवर्सिटी जो बेसिकली यूनिवर्सिटी की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको एक फाउंडेशन देना होती है, एक बुनियाद देना होती है। बिल्कुल। बुनियाद यूनिवर्सिटी बनाती है, उसके ऊपर फिर जिस तरह मैंने कहा कि 45-40 बच्चों की क्लास थी और उसमें से 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी फॉरेन कंट्रीज़ में सर्व कर रहे हैं, कोई अच्छी जगहों पे, अच्छी ऑर्गनाइज़ेशंस में सर्व कर रहे हैं। तो उनमें कुछ बच्चों ने अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया। फाउंडेशन हमने दी, उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया, तो वो बिल्कुल अच्छी जगह पे पहुँच गए। तो यूनिवर्सिटी आपको एक फाउंडेशन देती है, फिर आपने अपने स्किल्स को खुद साथ-साथ ग्रूम करना होता है और उसके बाद आप अपने फ्यूचर में आगे जा सकते हैं। तो हमारा तो क्योंकि जो प्रोफ़ेशन है, हमारा जो प्रोग्राम है एमएलटी, तो ये तो है ही प्रोफ़ेशनल और स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें हमारे पास इधर लैब्स होती हैं, लैब में प्रैक्टिकल वर्क हम करवाते हैं जो बेसिक होते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम है, हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ एमओयूज़ हैं, डिफरेंट लैब्स के साथ एमओयूज़ हैं। हमारे बच्चे जाके वहाँ पे भी इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ पे भी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। और जब हमारा बच्चा ग्रेजुएट होता है तो वो विद डिग्री फुली स्किल्ड होता है और वो मार्केट के लिए रेडी होता है। ज़बरदस्त जी। सर, आउट ऑफ कंट्री जो बीएस हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि मैं पाकिस्तान में करूँ और एमएस वो कहते हैं कि मैं बाहर जाके करूँ। इस चीज़ में आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे? बिल्कुल ज़रूर शाह साहब, जाना चाहिए आपको। मल्टी और इंटरनेशनल एक्सपोज़र जो है आपका वो होना चाहिए। मल्टी एक्सपोज़र और इंटरनेशनल एक्सपोज़र ये आपके इंटरनेशनल। लिए बहुत ज़रूरी है। आप डिफरेंट कल्चर्स को जाके एक्सप्लोर करते हैं, उनके ट्रेडिशंस को देखते हैं। वहाँ की जो रिसर्च है वो यहाँ से ज़्यादा एडवांस है। तो वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ की रिसर्च से जाके इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है आपको। तो आप एक डिफरेंट किस्म के स्किल्स वहाँ से सीखते हैं। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में लाज़मी उसमें ट्राई करना चाहिए और जाना चाहिए। स्कॉलरशिप ज़रूर आपको गेन करनी चाहिए ज़रूर जो अवेल वहाँ पे करनी है। चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया सर। पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये क्वेश्चन हमारा पहले का था लेकिन अभी आ गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबने अलग-अलग सोचा होता है कि ये बनेगा, ये बनेगा। तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि दबाव ना डालें, इंसान है। एग्ज़ैक्टली, पेरेंट्स के लिए यही पैगाम है कि आप अपने बच्चे पे दबाव ना डालें, एक्सपेक्टेशंस ज़रूर रखें। आप क्योंकि उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन पे अपना आज लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। लेकिन इतना दबाव ना डालें कि बच्चा आपके डर की वज़ह से उस फ़ील्ड में चला जाए और इन द एंड वो अपने फ़ील्ड में बहुत आगे ना जा सके, उस फ़ील्ड में एक सक्सेसफुल मैन ना बन सके। तो उसको समझें पहले बच्चे को, उसके स्किल्स को समझें, तो उस हिसाब से फिर आप डिसीज़न लें और उसी फ़ील्ड में उसको भेजें। ठीक हो गया। नाकामी से डरने वाले जो तलबा हैं, जो मायूस रहते हैं कि यार हम आगे जाएँगे, पता नहीं कि फ्यूचर होगा, नहीं होगा, 4 साल डिग्री में ज़ाया करने हैं। इस तरह की थॉट रखने वाले स्टूडेंट्स को, उनके लिए क्या मशवरा है? सर, नाकामी से तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। बता जो कि अभी आप कुफ़र है, हाँ, मायूसी कुफ़र बिल्कुल है। ऐसे ही है और इसमें मैं थोड़ा-सा और ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह के हम अभी कोई सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई ऐसे सक्सेसफुल मैन या पर्सन्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, कोई भी ऐसी शख्सियत है जो आज की कामयाब शख्सियत है, तो हम उसकी कोई कामयाबियों को सिर्फ़ देखते हैं। जो उसने नाकामियाँ अपनी लाइफ़ में देखी हैं, जो मुश्किल वक़्त देखा, वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। वो कोई भी डिस्कस नहीं करता। तो जो जो भी एक सक्सेसफुल मैन होता है, सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसकी बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा नाकामियाँ हैं। उन बिल्कुल। नाकामियों, उन स्ट्रगल्स के बाद फिर वो आज इस मुकाम पे पहुँचा कि उसको कामयाबी मिली और उसका एक नाम बना। तो इसलिए नाकामी से डरना नहीं चाहिए। नाकाम होंगे तो फिर ट्राई करें, फिर नाकाम होंगे फिर ट्राई करें। तो एक दिन आएगा जब आपका भी नाम होगा। बिल्कुल, हम देखते हैं कोई भी बंदा है वो हम सिर्फ़ उसे कामयाब देखते हैं और ये भी कहते हैं कि यार फलाँ बंदा एग्ज़ैक्टली, कामयाब है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी जर्नी होती ऐसा है। ही है बिल्कुल। तो सर एफएससी के अगर आज आप अगर तालिब इल्म होते, तो क्या चेंज लेके आते? मैं अगर एफएससी का तालिब इल्म होता तो मैं अपने अंदर मुस्तकिल मिज़ाजी लाता हाँ, हाँ। और इसके अलावा मैं थोड़ा-सा अपने आप को समझता, अपने आप को वक़्त देता, अपने आप को समझता
और मज़ीद बेहतर फ़ैसला अपने लिए जो कर सकता, वो मैं करता। ज़बरदस्ती। सर, पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम अक्सर हमें स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेन देखने को मिलती है। अक्सर वालिदैन कंप्लेन करते हैं कि आइरोज़ फंक्शंस ये वो फलाना-ढिमकाना। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, इसको इस्लाह की ज़रूरत है या जैसा चल रहा है वो ठीक है? जी शाह साहब, आपने एक इसमें चीज़ ऐड की कि फंक्शंस या प्रोग्राम्स वगैरह, तो ये पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली इस तरह होता है। हुँ, ये स्टूडेंट्स का एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इस तालीम के साथ-साथ वो ज़रूरी होती हैं। तो वो कोई भी इस तरह की सेमिनार है, सिम्पोज़ियम है, वर्कशॉप है, तो उसमें तलबा को इंटरेक्ट करवाना ज़रूरी होता है ताकि वो स्किल उसकी गेन्स कर सकें। और उसके अलावा रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं। रटा सिस्टम जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, मार्केट बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जो आज की ज़रूरत है, उस हिसाब से तलबा को तैयार करना चाहिए। जी, बिल्कुल। ये जो अलग से एक्टिविटीज़ होती हैं, ये उन्हें उनका माइंड फ्रेश करने के लिए या उन्हें फ्रेश करने के लिए ताकि ये वो एक स्टडीज़ स्किल्स से होते हैं। इसके अलावा भी आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। आपने बाहर जाके किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में, किसी पर्सन से, किसी भी जगह जाके इंटरैक्ट करना है तो किस तरह करना है। अगर आप इन चीज़ों के साथ तलबा को इंटरैक्ट नहीं करवाएँगे, तो वो अपनी बातचीत नहीं कर सकते बाहर जाके, वो अपनी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाएँगे। तो ये स्किल्स सीखना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, फ फ फंक्शंस की अभी बात हो रही है, तो अभी हम लोगों ने रिसेंट अस्ट यूनिवर्सिटी में देखा कि ग्राउंड में जो है वो प्रोग्राम्स जो आपने बताए, कोई कन्वोकेशन है, कोई सेरेमनी है, कोई कॉन्फ्रेंस है, दैट्स ओके। लेकिन अभी हम लोगों ने रिसेंट एक देखा कि एक लड़का अस्ट यूनिवर्सिटी में ग्राउंड के अंदर अपना स्पीकर रख के और नाच रहा है और सब उसकी वीडियोज़ बना रहे हैं। उसकी वीडियोज़ मिलियंस पे जा रही है। तो उस इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शाह साहब, बेसिकली वो इस तरह था कि हमारा स्पोर्ट्स वीक चल रहा था। हुँ, बच्चे उसमें स्पोर्ट्स वीक में अपनी लगे हुए थे और एक अनइवन ये इंसिडेंट था। एक कितना बड़ा इवेंट जब आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये छोटी चीज़ें इस तरह की अक्सर हो जाती हैं। हर जगह पे आप नज़र नहीं रख सकते। दो कि हमने अपनी जो रूल रेगुलेशंस हैं और अपनी एक पॉलिसी थी वो स्टूडेंट्स को बताई हुई थी कि आपने इस डोमेन में रह के काम करना है। और ये जो लड़का जो डांस कर रहा था, जो आप कह रहे हैं वीडियो वायरल हुई है, और ये हमारा स्टूडेंट भी नहीं था। ये आउटसाइडर एज़ अ गेस्ट किसी के साथ आया था, किसी स्टूडेंट के साथ, अच्छा। तो वो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। इंतज़ामिया ने इस जो भी एक्ट था इसको सीरियसली लिया और इस पे हमने एक्शन भी लिया था। ठीक हो गया। तो सर, एक चीज़ कन्फर्म कर दीजिएगा पहले कि आउटसाइडर जो है ये अलाउ क्यों है? ये एज़ अ गेस्ट शाह साहब, जब आप आएँगे किसी भी इदारे में तो आपकी प्रॉपर एंट्री होती है, और आपको ख़ास तौर पे इस तरह का इवेंट हो, कोई स्पोर्ट्स वीक चल रहा है या कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो, तो उसमें फिर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपकी एंट्री होती है प्रॉपर, और उसके बाद आपको अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है जी। हसीब साहब ये बताना चाह रहे हैं कि वो अस्ट का स्टूडेंट नहीं है जिसकी वीडियोज़ थी और इतना उसके जी, मिलियन पे वो भी गए एज़ अ और गेस्ट किसी स्टूडेंट के साथ वहाँ आए हुए थे। और काफ़ी जो है वो प्रोपेगेंडा भी हुआ उसपे। बाय द वे सर, पॉज़िटिव सोशल चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए ना, ये मेरा मैसेज आपके इस प्रोग्राम से है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं या जो मीडिया के लोग हैं, उनको पॉज़िटिव चीज़ों को भी उजागर करना चाहिए। बिल्कुल। कोई ऐसा अनइवन इंसिडेंट अक्सर हो जाता है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, और बहुत एक बड़ा एरिया होता है यूनिवर्सिटी का, हर जगह पे एक ही टाइम पे नज़र नहीं भी रख सकता बंदा। इस तरह का अनइवन अगर वाक़या हो भी गया है, तो इंतज़ामिया ने उस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उस पे। लेकिन आप लोगों को उसको इतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं ट्रोल नहीं करना करना चाहिए। चाहिए था। जी। ठीक हो गया। सर, सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया का तलबा पर मुस्बत असर कितने परसेंट समझते हैं कि मुस्बत असर है? और मनफ़ी जो है वो भी उसको भी थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें प्लीज़। सोशल मीडिया, शाह साहब, मैं इसको ये कहूँगा कि आज के दौर की तलवार है। आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको सिखाएगी बहुत कुछ, और अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मायूस करेगी हमेशा। तो आप अगर पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी रिसर्च से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वे में इसको लेके जा रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये। अगर आप इसको नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल जी सर, सीरियस बातें तो बहुत सारी होगी। इसमें एक थोड़ा-सा कोई ऐसा क्वेश्चन ऐड करते हैं जो हमारे नाज़रीन को दे अच्छी फ़न देखने को भी मिले। तो आप ज़ाहिर है डेली क्लास में जाते हैं, तो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके किसी तालिब इल्म ने किया और बड़ा अजीब-सा किया हो, जो आपको बड़ा अजीब-सा लगा हो? ऐसा क्वेश्चन
एक तलब इल्म ने किया था कि सर अगर मैं ना पढ़ूँ तो उस पढ़ाई के बगैर भी पास हो जाऊँगा या पढ़ाई के बगैर भी मुझे डिग्री मिल जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि पढ़ाई के बगैर तो शायद मिल भी जाए लेकिन मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है, मेहनत के बगैर नहीं मिलेगी। सही। वो इस तरह एक बचाया था, वही इस तरह का क्वेश्चन उसने किया था। हमारे हमारी क्लास में भी एक दफ़ा इस तरह से हुआ था कि सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हुई तो हम सब लोग क्लास में बैठे हुए थे, एक लेक्चर चल रहा था और लास्ट बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ था और वो सो रहा था। तो सर सबको खड़े होके कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, क्वेश्चंस हो रहे थे क्लास में। तो जब उसकी बारी आई तो नाम लिया गया, फलां बंदा खड़ा हो जाए, तो कहाँ पे है जी? वो सो रहा है। सो क्यों रहे थे? सर नींद आई हुई है। तो उसने कहा आपका कोई मैंने एक क्वेश्चन पूछा। सर उसने कहा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्या क्वेश्चन है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि दोबारा छुट्टियां कब हो रही हैं? तो इस तरह के इंस्टेंस तलबा तक। की अक्सर यही होती है कि छुट्टियाँ कब होंगी। वो अक्सर हमारे पास कोई इस तरह की पब्लिक हॉलिडे आनी हो या कोई और इस तरह की वेकेशंस हो जो आगे आनी हो, उनको पता है क्या होंगी, तो वो डेली दिन रात ऑफिस में भी और जहाँ भी हो कि हमें छुट्टियाँ कब होंगी, वो उनका एक बड़ा क्वेश्चन होता है। छुट्टी पे वैसे भी खुश हमारी हो जाएंगे। पाकिस्तानी कौम खुश हो जाती है। बिल्कुल। सर आपकी तरफ आते हैं। आप स्टडी लाइफ से हट के अपनी खुशी के लिए भी कुछ करते हैं। हम देखते रहते हैं कि आप अक्सर हाइकिंग पे जाते रहते हैं। तो इस चीज़ का शौक कैसे पड़ा सर आपको? शाह साहब, शुरू से ही एक नेचर के साथ मेरी लगन थी, मोहब्बत थी। जिस तरह मैंने कहा कि हर बंदे के अंदर एक स्पार्क होता है, एक उसके अंदर चीज़ होती है, तो मेरे अंदर भी ये स्टार्ट से था। लेकिन फर्स्ट टाइम 2012 के अंदर या 13 के अंदर हम अपने कज़न थे, बैठे हुए थे, प्लान कर रहे थे। प्लान तो हर साल करते थे लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकता था। तो बैठे-बैठे हमने इस तरह प्लान किया और मोटर बाइक्स पे हम निकल गए गिलगित। तो रास्ते में बड़ी मुश्किलात भी हुई, लेकिन हमने एन्जॉय भी बहुत किया उस ट्रिप को। तो वहाँ से ये सफ़र स्टार्ट हुआ। तो पहली दफ़ा जब पहाड़ों को इतने करीब से देखा और नेचर के इतने करीब गए, तो वो जो स्पार्क अंदर था वो मज़ीद ज़्यादा इग्नाइट हुआ और उसके बाद फिर ये सफ़र स्टार्ट हुआ। तो पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में हम गए, फिर हर हिस्से को एक्सप्लोर किया। विंटर्स में भी किया, समर में भी किया और हर सीज़न के अंदर हमने हर एरिया को एक्सप्लोर किया। ठीक हो गया। यानी आपका जो सबसे पहला शौक पड़ा था वो आपके जो कज़िन्स वग़ैरह थे उनके साथ आप जी, गिलगित गए, तो गिलगित के पहाड़ और खूबसूरती ये सब कुछ देख के आपका यहाँ से शौक पड़ा। एग्ज़ैक्टली। और पहला ट्रिप भी वो गिलगित में भी हमारा जो था वो फेरी मेडोज़ का था। हम फेरी फेरी मेडोज़। मेडोज़ गए थे और नागा पर्वत के सामने हमने नाइट स्टे किया था, नाइट वहाँ पे गुज़ारी थी। तो वो पहला ट्रिप ही इतना अच्छा था कि मुश्किल भी बहुत हुई है, लेकिन जो उसके अंदर एन्जॉयमेंट थी और जो एक लुत्फ़ मिला वो काबिल बयान नहीं है। फेरी मेडोज़ तो वैसे भी बहुत एग्ज़ैक्टली। सारे लोगों का जो है वो फ़ेवरेट स्पॉट है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि आप डिफरेंट स्पॉट्स पे उसके बाद गए। एक स्पॉट आपका जब वो हुआ गिलगित वाला, गिलगित। उसके बाद आपने बताया डिफरेंट स्पॉट आपने सर किए। तो कौन-कौन सी पहाड़ियाँ आपने सर की, ज़रा वो बताइएगा? सर इसमें मैं बताता चलूँ, अपने एबटाबाद से अगर स्टार्ट करूँ तो हमारी जो मीरन जानी और मशकपुरी है, ये तो इतनी दफ़ा की है कि काउंट भी नहीं की। अच्छा। कि एक वीक ना जाएँ तो एक वीक छोड़ के हम लाज़मी फिर इस पे जाते हैं कि किसी वीक में हम मशकपुरी जाते हैं, किसी वीक में मीरन जानी। और ये मैंने हर सीज़न में की है। ऑटम, समर, विंटर, मतलब हर हर सीज़न में इनको हमने सर किया और उसके मल्टीपल सारे टाइम्स गए। मौसम आपने देखे हाँ, होंगे। मल्टीपल टाइम्स, एक दफ़ा नहीं। और इधर से हमने इस ट्रैक को भी किया, डगरी बंगला वाला, मीरन जानी से और ठिनयानी से जाके जो निकलता है, ये ट्रैक भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम एबटाबाद से बाहर जाएँ तो ये सरबन जो है हमारी, इधर काफ़ी दफ़ा हम गए हैं, सरबन के टॉप पे बहुत दफ़ा गए हैं। इसके अलावा मानसेरा में सिरन वैली के अंदर पीक्स हैं, वो काफ़ी दफ़ा किए हैं। जिसमें मूसा का मसल्ला, जिसमें मूसा का एक लास्ट मसल्ला। टाइम एक मजज़ूब जो थे जिनकी डेथ हो गई जी, थी। बिल्कुल। और उसके अलावा उसी के साथ एक चुरको पीक है, वो भी की है, विंटर के अंदर भी की है, समर के अंदर भी। मूसे के मसल्ले को हमने इस तरह वहाँ उसको सर किया। इसके अलावा सुकई अलाई वैली के अंदर एक पीक है, वो भी बड़ी डिफ़िकल्ट है, टेक्निकल पीक है। उसको भी हमने समर और विंटर दोनों के अंदर की है, सुकईसर। सुकई। ठीक हो गया। और इसके अलावा गलाई मैदान है, वो भी इधर अलाई वैली के अंदर है, वो भी काफ़ी टाइम उस जगह पे काफ़ी टाइम हम गए, बहुत दफ़ा गए। और इसके अलावा नागा पर्वत के बेस कैंप 1 तक गए, क्योंकि वो नागा पर्वत पे जाना बहुत सर ज़्यादा करना स्किल्ड है। मुश्किल है। ठीक हो हम गया। बेस कैंप 1 तक गए हैं काफ़ी दफ़ा। मतलब नागा पर्वत काफ़ी दफ़ा गया हूँ।
जो ये है आपकी फेरी मेडोज़, और आगे फिर हम बेस कैंप 1 तक एक दफ़ा गए थे, और वो भी विंटर में गए थे, काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी उसके अंदर, काफ़ी हम कैंप 1 तक। और इसके अलावा गिलगित में काफ़ी पीक्स हैं, देवसाई में एक पीक, उसका नाम अभी मेरे ज़हन से निकल रहा है, उसको हमने विंटर के अंदर किया था। तो इस तरह मल्टीपल पीक्स हैं जो सर की हैं। ठीक हो गया। सर इतनी आपने पहाड़ियाँ गिनी, कोई छोड़ी भी है? पहले तो ये बताएँ। ये तो इधर की लोकल हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैं जिनका नाम नहीं लिया। इसके अलावा लेक्स बहुत ज़्यादा हमने की हैं, ठीक हो गया। मेडोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए हैं, लेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा किए हैं। ये जो कश्मीर टू नारायण ट्रैक है, ये किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन जो थी अपने उस पे वो बहुत ज़्यादा की, अपने शौक को पूरा करने के लिए। कोई इस तरह का कंटेंट नहीं बनाया कभी, जो बनाते भी थे तो वो अपने लिए बनाते थे, अपना छोटा-मोटा यूज़ करने के लिए, या फिर कभी बंदा देखता है तो एक यादआनी हो जाती है। मेमोरी के लिए अपनी। बिल्कुल ऐसे ही। बड़े सर माशाल्लाह से आपने अपनी लाइफ़ को एन्जॉय किया है। तो इस सारे सर्कल में, इन सब जगहों में आपका जो फ़ेवरेट स्पॉट था, वो कौन-सा था? वो ये नांगा पर्वत वाला भी काफ़ी ज़्यादा था, और एक हमने लेक की थी बेस 1 तक या फिर नीचे फेरी मेडोज़ वाला? नहीं, ये जो ट्रैक है सारा, मतलब सारा आप ट्रैक, फेरी ठीक हो मेडोज़ गया। चले जाएँ और वहाँ से नांगा पर्वत का नज़ारा करें तो वो हाय, हाय! अनफॉरगेटेबल है। और उसके अलावा हमने एक लेक की थी, शैतान घाट लेक, ये सवात के एरिया में आती है, गॉट लेक। और इसका मतलब ट्रैक भी बहुत ज़्यादा था, और ये तब भी मेमोरेबल है कि जब हमने ये वाली लेक करनी थी तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी, अच्छा, और वहाँ के लोकल्स ने नीचे से ही हमें कह दिया था कि आप ऊपर नहीं जा सकते, आप ना जाएँ। और हम 4-5 लोग थे, और 4-5 अच्छे हाइकर्स थे, मतलब पाँचों। तो हमें उन्होंने मना किया कि आप ना जाएँ। किट्स भी उस तरह ख़ैर हमारे पास उतनी अच्छी नहीं थी उस मौसम के हिसाब से। वैसे हम लेके गए हुए थे, लेकिन उतनी जो क्योंकि प्रेडिक्शन हमने चेक नहीं की थी उसकी रेन की, तो रेन बहुत ज़्यादा उस वक़्त ही सीज़न भी इस तरह का था। तो पूरे रास्ते हमारे ऊपर वो बारिश होती रही। 3 दिन का वो हमारा सारा टूर था, और तीनों दिनों 3 दिन हमारे ऊपर बारिश होती रही। तो उस बारिश में हमने ऊपर हाइकिंग भी की, उस लेक के ऊपर भी गए, और मतलब कभी बादल हट जाते थे, कभी आते थे। तो ये बड़ा एक अच्छा हमारा और मेमोरेबल वो वाला ट्रिप था। वो भी बहुत एन्जॉय किया हमने। तो उस वाक़ई वो कौन-सा शैतान अभी आपने बताया कौन-सा? शैतान घाट लेक। शैतान गॉड लेक। जी। तो वाक़ई वहाँ पे जो है उसने आपके साथ मौसम ने थोड़ी शैतानी कर जी, दी। और उसको कहते भी डेविल कॉर्नर भी कहते हैं। शैतान घाट या डेविल कॉर्नर इस तरह का, तो वो बिल्कुल इस तरह का एक आइसोलेटेड एरिया था। एरिया भी इसी तरह का था, बिल्कुल अच्छा, आइसोलेटेड। उस जगह की दहशत, हेबत उसी तरह थी, जिस तरह जैसा का उसका इसका नाम नाम था, है, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो सर इस सब किसी में इसमें आपने कोई स्पेशल किस्म की कोई ट्रेनिंग ली है? या फिर बस ये करते-करते आपको तजुर्बे हासिल हो गए? और इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा कि इसकी जो किट होती है, ज़ाहिर है इसके लिए एक अलग से स्पेशल किट चाहिए होती है। तो वो वो आपको किस तरह से, मतलब आपको किसने सजेस्ट की कि ये चीज़ें लेके जाइए, वो भी वक़्त के साथ-साथ इम्प्रूव होती गई? शाह साहब, वक़्त के साथ ही आपको जो अपने आपके कंपेनियन मिलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम से ट्रैकिंग के साथ लगे होते हैं, तो वो आपको गाए-बगाए गाइडेंस देते रहते हैं कि इस तरह की चीज़ लें, ये अच्छी होती है, इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए आप इस तरह की चीज़ यूज़ करें। तो बंदा सीखता है फिर साथ-साथ, जैसे-जैसे हम ट्रैक करते गए, हर ट्रैक में एक कोई नया दोस्त मिलता था, वो फिर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता था, उसने जो-जो देखी हुई थी चीज़ें। तो इस तरह लर्निंग होती गई और चीज़ों को हम सीखते गए। और इसके अलावा किट हमारी एक नहीं होती, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मिला के एक पूरी किट इसकी बनती बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ये आप डिपेंड करता है कि किस तरह की हाइकिंग या किस तरह की ट्रैकिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपकी वो जो चीज़ें हैं वो मिला के एक पूरी किट बनती है। ठीक हो गया। सर इस पे मतलब आपने इसमें कोई ख़ास ट्रेनिंग्स वग़ैरह नहीं ली, ये वक़्त के साथ-साथ जो है जो आपको सीखा है उसी तरह जी। ठीक हो गया। तो सर ये ट्रेनिंग ना लेना, अभी हम लोगों ने रिसेंट देखा अनायत अ, उगी में आई थिंक अनायत जो है वो उसकी अभी डेथ हुई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि चलें आपको तो करते-करते एक्सपीरियंस हासिल हो गया। जी। अब जो बगैर किसी ट्रेनिंग के जाते हैं तो इस मामले पे थोड़ी-सी डिस्कशन कर दीजिएगा ये शाह प्लीज़। साहब बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या जो है अभी हुआ है। बिल्कुल यंग लड़का था इनायत, और अभी पैशनेबल था वो, इस इंडस्ट्री में, इस फ़ील्ड में अपनी सर्विसेज़ दे रहा था और सर्व करना चाह रहा था। वो कैरियर के स्टार्ट में ही एक नागानी मौत उसको आई, शहादत उसकी हुई। तो बड़े दुःख की बात है, बड़े अफ़सोस की बात है। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इनायत ने भी थोड़ी-सी गलती ये की कि वो अकेला इन पहाड़ों में चला गया।
पहाड़ जितने अच्छे हैं उतने बेरहम भी है ये। बिल्कुल। और मतलब आप जब पहाड़ पे जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि इस वक़्त पहाड़ का क्या मूड है, वो किस मूड में है। हमारी वापसी होगी कि नहीं होगी। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। तो आपके साथ कम से कम एक ऐसा कंपेनियन, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको आपकी मुश्किल में सपोर्ट कर सके, आपके साथ ऐसा मतलब जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, वो आपको हेल्प कर सके। तो एक कम से कम एक बंदा आपका होना लाज़मी है। ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बंदे का होना ज़रूरी है। यहाँ इस वाक़ये से ही मुझे अपना एक ट्रिप याद आ गया। हम भी इसी तरह एक पीक पे थे, तो इसी तरह का स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो गया था। तो हमारी विज़िबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। हम बिल्कुल साथ-साथ चल रहे थे और मेरे साथ वाला दोस्त मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, धुंध की आवाज़ वजह से? ये स्नो स्टॉर्म जिस वक़्त होता है तो ये बर्फ़ भी उड़ती है और धुंध भी पड़ जाती है, तो ठीक हो इस तरह गया। की कंडीशन हो जाती है, विज़िबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। हमें अपने नेक्स्ट स्टेप का नहीं पता चल रहा होता था कि हम ये सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। तो सेम मेरे ख़्याल से यही केस इनायत के साथ भी हुआ है कि जब ये काफ़ी आगे चला गया था और काफ़ी हाइट पे चला गया था, तो क्योंकि मौसम इस एबटाबाद के एरिया में इतना ख़राब था, तो वहाँ तो उसकी एक वर्स्ट कंडीशन होगी। तो उसी तरह का उसको फेस करना पड़ा होगा उस स्नो स्टॉर्म को। तो उस वक़्त में साथ आपके 20 केजी, 40 केजी, 30 केजी तक का एक बैकपैक भी होता है। बिल्कुल। उसको लेके और फिर आपको कंडीशन भी देखनी पड़ती है, क्योंकि अभी बर्फ़ ताज़ी लगी हुई थी, उससे 1 दिन पहले स्टार्ट हुई है उसी दिन, तो बर्फ़ भी ताज़ी थी और वो थी भी 3.5-4 फुट उस एरिया में। तो ट्रेल ब्रेक करना भी बहुत ज़्यादा एक मुश्किल। मुश्किल काम है, आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है। आप जो स्टेप उठाते हैं उसमें भी एनर्जी और उसको दोबारा वापस लेके आने में भी एनर्जी लगती है। तो एक ट्रैक जो ऐसा हो जिस पे ट्रेल ब्रेक हुई हो, उस पे आपने जाना है, तो वो एक अलग कंडीशन होती है, और एक ऐसा ट्रैक जो बिल्कुल फ्रेश है और उसको आपने ब्रेक करना है और आपके पीछे बैकपैक है 30 केजी, 40 केजी का, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मेरे ख़्याल से वो एग्ज़ॉस्ट हो चुका था और उसने सुनने में आया कि बैकपैक भी वहाँ पे छोड़ा, तो वापसी पे उसके साथ ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ जिसमें वो अपनी जान की बाज़ी हार गया। तो इसमें आपको अपने साथ लाज़मी एक ना एक दोस्त, एक कंपेनियन लाज़मी रखना चाहिए, इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो किसी कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, प्रमोशन उसमें किसी के प्रमोशन लिए। किसी में, तो आपको अकेले इस तरह के उसमें नहीं जाना चाहिए। थोड़ी-सी तैयारी अपनी और वेदर फ़ोरकास्ट इन चीज़ों को लाज़मी देखना चाहिए। चलें नहीं, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अपनी तरफ से वो एक अपना शौक पूरा करने गया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि यही शौक उसकी जान भी ले लेगा। आखिरी सफ़र साबित होगा। आखिरी सफ़र उसका साबित होगा। तो सर, आपके साथ कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है कि जिसमें आपने भी कहा हो कि यार आई थिंक सो कि ये हमारा आखिरी सफ़र है? शाह साहब, बिल्कुल ये जो मैंने एक आपके साथ अभी डिस्कस किया, एक तो ये था, लेकिन इसमें हम सर्वाइव करके आ चुके थे। एक इसके अलावा हम एक पीके नारायण वैली के अंदर मलका पर्वत, वहाँ हम उसको समिट करने के लिए गए थे और उसकी टेक्निकलिटी का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था हमें कि वो इतनी ज़्यादा टेक्निकल है। सुना हुआ था कि काफ़ी टेक्निकल है, लेकिन इतना आइडिया नहीं था। तो हमारे पास फूड भी इतना नहीं था, मतलब हमारी प्रिपरेशन इसी तरह इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अच्छा। हम विदाउट प्रिपरेशन हम चले गए, तो वहाँ पे नाइट हो गई। उधर भी इसी तरह का हमें सीन, बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई। तो खुले आसमान में हमने एक पत्थर के ऊपर वहाँ पे रात गुज़ारी और टेम्परेचर -10 -15 उधर था उस वक़्त। -10 तो -15 में भी आपने सर्वाइव किया हुआ सर्वाइव है। किया, और वो क्या बात वो है! दिन इस तरह का था कि हमने कहा कि ये आज आखिरी दिन है। मतलब हमने कहा कि पता नहीं अगली सुबह देखेंगे या नहीं। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, सर्वाइव किया, तो उसके बाद फिर उस तरह की गलती नहीं की। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपने इतने सफ़र किए हैं, सब कुछ ये आपकी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, लाइफ़ को आपने एन्जॉय किया है। तो इसमें आपने इसको एक कंटेंट क्यों नहीं बनाया? मतलब जैसा से कोई व्लॉगर वग़ैरह होते हैं, इसमें आपने खुद नहीं किया या आपके किसी दोस्तों ने भी कोई मशवरा नहीं दिया या किसी ने रोका आपको, इस तरह का कुछ? शाह साहब, मेरे बाकी दोस्त जो थे वो सारे कंटेंट बनाते थे, कंटेंट क्रिएटर थे। मैं एक्चुअली जब जाता था तो मैं ये चाहता था कि मैं इसको खुद फ़ील करूँ, नेचर को खुद फ़ील करूँ, इसकी एक-एक चीज़ को एन्जॉय करूँ। जब आप कंटेंट के पीछे जाते हैं तो फिर आप खुद उसको उस तरह से एन्जॉय नहीं कर सकते। आपके माइंड में यही चीज़ होती है, जी, अच्छा अब ये वाला सीन आया, इसको कैप्चर कर लूँ, इस सीन को कैप्चर कर लूँ, वो बंदा फिर इधर चले व्यू जाऊँ। कैप्चर करते ही तो रह बंदा जाता है। उस चक्कर में पड़ जाता है, तो जो आप जिस मकसद के लिए ट्रिप कर रहे हैं, तो वो मकसद आपका ख़त्म हो जाता है। अगर पैसे बनाने होते तो फिर तो एक अच्छा आइडिया था। एक अच्छा कंटेंट था आपके पास, लेकिन जी, आपने लाइफ़ को एन्जॉय करना बेहतर समझा। बिल्कुल। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे पास यहाँ पे आए, हमारा ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन जाने से पहले हमारे नाज़रीन, हमने उनके लिए भी कुछ करना होता है।
तो रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन हैं, यकीनन आपके जानने वाले भी बहुत सारे हैं, आपके स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि हमारे सर को क्या चीज़ पसंद है। तो रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन हैं, श्योर। आपने एक वर्ड में उनका जवाब देना है। तो सर सबसे पहले ये बताइएगा, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। कॉफ़ी। किताब या यूट्यूब? आजकल के दौर में यूट्यूब अगर अच्छा इस्तेमाल हो। अगर अच्छा इस्तेमाल हो। पहाड़ या समुंदर? पहाड़। पहाड़। अगर टीचर ना होते तो क्या होते? लैब साइंटिस्ट। लैब साइंटिस्ट। एक लफ्ज़ में अपने आप को कैसे बयान करेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेडिकल लैब साइंसेस। सबसे आम माना जो तलबा करते हैं? सर याद नहीं रहा। सर याद नहीं रहा। सख्त टीचर हैं या फिर दोस्ताना टीचर? दोस्ताना मगर असूलों के साथ। दोस्ताना मगर उसूलों के साथ। ये तो कमेंट सेक्शन में आपके स्टूडेंट्स ही बताएंगे कि आप दोस्ताना हैं कि नहीं है। एक महारत जो हर तालिब इल्म को आनी चाहिए? एक महारत जो हर तलब इल्म को आनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आपको। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ में आज का तालिब इल्म, आज का स्टूडेंट एक लफ्ज़ में आपने बयान करना है। कंफ्यूज्ड। कन्फ्यूज़। अगर दोबारा स्टूडेंट बन जाएँ तो क्या चीज़ बदलेंगे? जो कमियां रह गई हैं उनको बदलने की कोशिश करेंगे उनको बदलने या की पूरा करने की कोशिश। कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। सर लास्ट में अपने स्टूडेंट्स को जो आपके अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो बनना चाह रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट अभी अपनी आगे यूनिवर्सिटी की जर्नी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए एक पैगाम हमारे कैमरे की वसादत से। उनको मैं यही कहूँगा कि एबटाबाद यूनिवर्सिटी और स्पेशली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी डिपार्टमेंट आपको हमेशा वेलकम करते हैं। आप आएँ यहाँ पे और अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करें। हम आपको यहाँ पे स्किल बेस्ड प्रोफेशनल जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी में ऑफ़र कर रहे हैं, जिसको लेके आप फर्दर अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकते हैं। इसी तरह की क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़ जिस तरह मैंने कहा, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कनाडा, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जाके सर्व कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी-अच्छी ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो आपका रोशन मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है, तो हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच जी। जैसा कि सर ने बताया कि आप अगर अपने ऊपर मेहनत करेंगे, तो खुद को आप तराश सकते हैं। इस सब किसी में आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप एफएससी अगर आपने अभी एफएससी पास आउट किया, अगर आपने कोई गैप ईयर लिया हुआ है, अगर आप अभी एफएससी पास आउट करने वाले हैं, तो हमारा ये पॉडकास्ट कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसमें हमारे पास टॉपिक जो हमारा आज का था वो एजुकेशन था, मगर इसमें हम लोगों ने एक और टॉपिक भी ऐड कर लिया, क्योंकि हसीब साहब एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइकिंग करके, ट्रैवलिंग करके। तो मेरा दिल नहीं किया कि हम इन्हें इस मौजू पे बात किए बगैर जाने दें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर एक दफ़ा आपका फिर से। आपका मैं बहुत शुक्रिया शाह साहब इनवाइट करने के लिए, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मुझे और हसीब साहब हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।